तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड पॉलिटी 2020 का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटी हमने स्टार्ट करी है और पॉलिटी के मोस्टली चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस 2-4 चैप्टर हमारे बचे हैं, उसके बाद में हमारी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो पॉलिटी में हम यहाँ पे संसद पढ़ रहे हैं दोस्तों। संसद के 3 भाग होते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति का अध्ययन हम कर चुके हैं, लोकसभा हमने कंप्लीट कर ली है, अब बची राज्यसभा हमने कंप्लीट कर ली है, अब बची है लोकसभा। लोकसभा आती है दोस्तों अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा आती थी अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति आता था अनुच्छेद 52 में। तो जो मैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पे लिख रही हूँ वो आपको याद करने हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको इस वक्त मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। तो शुरू करते हैं लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब लोकसभा के जैसे हमने राज्यसभा के उपनाम पढ़े थे वैसे ही हम लोकसभा के उपनाम पढ़ते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, उसे द्वितीय सदन कह रहे थे, इसे प्रथम सदन। निम्न सदन क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि हर 5 साल बाद में सरकार का विघटन हो जाता है और नई सरकार बनती है, तो नई सरकार बनती है तो लोकसभा भी नई बनती है। और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन, बार बार मैंने ये बताया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। और जनता का सदन क्यों कहते हैं दोस्तों? जनता का सदन इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही लोकसभा में बैठते हैं, तो वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। तो लोकसभा के क्या क्या अन्य नाम हो गए? संसद का प्रथम सदन, संसद का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष सदन, निर्वाचित सदन और जनता का सदन। ये उपनाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न सदन किसे कहा गया है या फिर जनता का सदन किसे कहा गया है, तो आपको याद रखने हैं। अब है निर्वाचन। लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है दोस्तों? जो 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक होता है अथवा जो 18 वर्ष का हो जाता है उसे मतदान का अधिकार देना वयस्क मताधिकार होता है। और हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। इसलिए लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है। अब देखो, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, ये 552 सदस्य कैसे कैसे आएंगे? 530 सदस्य तो आएंगे राज्यों से, 20 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आएंगे एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिनका जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, टोटल 552 हो सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 आएंगे एंग्लो इंडियन, जिनका मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों, अभी तो ये 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 राज्यों से आ रहे हैं। अब जो जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो मे भी इनमें कुछ अभी परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी सरकार ने इसकी कुछ अपडेट नहीं दी है। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको वो करंट में कवर करवा दूँगी। तो अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हैं कितने सदस्य हमारे? 545। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो तो है 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वो है 545। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? 250 और वर्तमान में कितनी है? 245। वैसे ही राज्यसभा में अधिकतम हो सकती है 552 और वर्तमान में है 545। अब 545 में से 530 तो दोस्तों राज्यों से आ रहे हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं और 2 हैं एंग्लो इंडियन, जिनका राष्ट्रपति मनोनयन कर रहा है। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस 545 और 552 आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये याद रखना है कि 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। अब राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया था कि राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 10। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं हमारी? 25 सीटें हैं। ये सीटें भी दोस्तों हर एक राज्य की अलग अलग होती है, वही जनसंख्या के आधार पर ये सीटें डिसाइड होती हैं और हर एक राज्य की अलग अलग होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति का जो चुनावों का आधार वर्ष है वो क्या है? तो दोस्तों, वो 1971 की जनगणना को राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष माना गया है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। तो 1971 की जनगणना को जो 2026 तक यथावत रहनी है। ठीक है,
ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 25 हैं। अब ये 25 सीटें कैसे कैसे हैं, या फिर 25 सीटें तो जैसे कि हर राज्य की अलग अलग सीट होती है, हर ज़िले की अलग अलग सीट होती है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे 33 ज़िले हैं, है ना। 33 ज़िलों से इनमें भी क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर होती है। जो राज्य जितना बड़ा है उसकी उतनी ज़्यादा सीटें होती हैं जनसंख्या के आधार पर, है ना। इसमें देखो एससी जो शेड्यूल कास्ट है उनकी 4 सीटें हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी 3 सीटें ये अलग से निर्धारित करी गई हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही खड़े हो सकते हैं, जो ये पर्टिकुलर सीट यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, और यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही खड़े हो सकते हैं। ये इसलिए इनको अधिकार दिया गया है क्योंकि इनको राज्यसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसलिए। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली और धौलपुर को मिला के एक सीट है। गंगानगर की एक है, बीकानेर की एक है और भरतपुर की एक है। इन 5 जिलों में से 4 ये सीटें जो आती हैं वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की आती हैं, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब्स की मैंने आपको पहले भी कहा है कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें हमारे शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है, मतलब जनजातियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की दोनों की मिला के एक सीट है दोस्तों, उदयपुर की एक है और दौसा की एक है। ऐसे करके 3 सीट शेड्यूल ट्राइब्स की हैं और शेड्यूल कास्ट की हैं 4 सीट। ऐसे करके लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं। तो ट्राइब्स की 4 अलग से, ट्राइब्स के 3 अलग से हैं और कास्ट की 4 अलग से हैं, इसलिए आपको बताया है स्पेशल। अब देखो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। मतलब लोकसभा में खड़ा होने के लिए, मतलब एमपी बनने के लिए कितनी योग्यता है? 25 वर्ष की आयु है। ये राज्यसभा के सदस्य की कितनी थी दोस्तों? 30 वर्ष थी, और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए थी 35 वर्ष। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों लेह लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। अब देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हमें पता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है, क्योंकि एक सरकार का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। तथापि राष्ट्रपति के परामर्श से इससे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब तक ऐसा 9 बार हुआ है। देखो समय पूर्व भंग कब करेगा राष्ट्रपति इसे जब भंग करेगा जबकि जो वर्तमान में सरकार है उसका बहुमत खत्म हो गया है, या फिर विपक्ष की सरकार ने इनका बहुमत खत्म होने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव ले आई है और सरकार गिर गई है। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? इस सरकार को ख़त्म कर देगा, मतलब लोकसभा ख़त्म हो जाएगी। और अब तक 9 बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति 5 साल से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर चुका है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी लोकसभा समय से पूर्व भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति कब भंग करेगा? राष्ट्रपति जब भंग करेगा जब प्रधानमंत्री स्वयं ही इसे बोल देगा। प्रधानमंत्री क्यों बोलेगा? क्योंकि सरकार ही प्रधानमंत्री की है, तो प्रधानमंत्री क्यों बोलेगा? प्रधानमंत्री जब ही बोलेगा कि जब उसका विश्वास खत्म हो जाएगा अपने सदन में, मतलब कि उसके जितने एमपी थे जिनको मिलाकर उसने सरकार बनाई थी, वो एमपी अब उसके बागी हो गए। मतलब मान लो कि जैसे 500 सदस्यों में से 270 सदस्य थे बीजेपी की तरफ, और 270 सदस्य थे तो बीजेपी ने सरकार बना ली। अब क्या हुआ? धीरे धीरे 270 में से मान लो 100 सदस्य वापस कांग्रेस की तरफ चले गए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों गठबंधन की राजनीति में। तो 100 सदस्य अब कांग्रेस इस तरफ चले गए। अब इनके पास कितने बचे? 170। तो 170 में तो बहुमत नहीं है। तो प्रधानमंत्री को पता है कि अपनी सरकार गिरने वाली है, कि इससे पहले कि दूसरा दल अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो स्वयं ही राष्ट्रपति को सरकार गिराने के लिए बोल देगा। ठीक है, ऐसा होता है तब राष्ट्रपति सरकार गिरा देता है। और दूसरा कब होता है? जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व पर भी लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है। हमको पता ही है अविश्वास प्रस्ताव में जब भी आता है जब क्या होता है कि अपने ही विधायक बागी हो जाते हैं और वे दूसरे दल, विपक्षी दल से जाके मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जिस दल की सरकार है उसका बहुमत खत्म हो जाता है, और बहुमत खत्म हो जाएगा तो फिर वो सरकार बनाने की योग्य नहीं रहेगी। फिर दूसरा दल, जो विपक्षी दल होता है, वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पास हो गया, पास जब ही होगा जब खुद के विधायक दूसरे दल में जाके मिल जाएंगे। तो अगर पास हो जाता है तो फिर सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो भी लोकसभा समय से पहले भंग हो जाएगी। तो वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल होता है, परंतु इन स्थितियों में लोकसभा 5 साल से पहले भी विघटित की जा सकती है। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब किया गया था? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में
और 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये डेट आपको याद रखनी है। 13 मई 1952 को हमारी पहली लोकसभा बनी थी और हमारी पहली राज्यसभा कब बनी थी, 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा पहले बन गई थी और लोकसभा बाद में बनी थी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछते हैं। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हमारा हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तो किसने की थी, गणेश वासुदेव मावलंकर ने। हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत शयनम अयंगर। कौन थे, अनंत शयनम अयंगर। तो ये दोनों ही टर्म्स, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमारे पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और दूसरे उपाध्यक्ष हैं अनंत, और हमारे उपाध्यक्ष थे पहले अनंत शयनम अयंगर। इस तरह से याद रखते हो याद रख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोई भी काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो फिर सबसे पहला अध्यक्ष किसे बना दिया, गणेश जी को बना दिया, और उपाध्यक्ष किसको बना दिया, अनंत को बना दिया। अनंत मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि हमारी पहली बार लोकसभा बन रही है वो अनंत तक चलती रहे, इसलिए हमने उपाध्यक्ष किसको बना दिया, अनंत को बना दिया। वर्ष 2004 में लोकसभा का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रथम बार संपूर्ण भारत में संपन्न हुआ था तथा 16वीं लोकसभा 2014 में ईवीएम के तहत नोटा का विकल्प आया। देखो, सबसे पहले जो 2004 के चुनाव आए थे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई थी। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ कुछ जिलों में ले आई थी, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं थी। संपूर्ण भारत में 2004 के चुनाव में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई थी दोस्तों, है ना। लोकसभा के 2004 के चुनाव इससे ही करवाए गए थे। और जो 16वीं लोकसभा है उसमें सबसे पहले नोटा, है ना, नोटा का विकल्प। नोटा क्या होता है कि हम जैसे वोट देने जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा, तो इसमें जैसे जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सबके नीचे एक बटन होता है नोटा का। नोटा का मतलब होता है कि नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, हम इनमें से किसी को भी अपनी सरकार हाथ में नहीं देना चाहते, मतलब इनमें से किसी को भी हम जिताना नहीं चाहते। तो अगर जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं उनमें से हमें कोई भी पसंद नहीं आता है तो हम नोटा का विकल्प चूज़ कर सकते हैं। तो ये नोटा का ऑप्शन हमें कब मिला था, सबसे पहले 2014 में जो सरकार बनी थी 16वीं लोकसभा, उस समय मिला था। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ईवीएम का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था। अब देखते हैं हम लोकसभा की कार्यस्थिति। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा की कार्यस्थिति। तो सबसे पहले लोकसभा जनता का सदन है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो देखो, जनता का सदन है। क्यों है जनता का सदन, क्योंकि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर का वह प्रत्येक भारत के नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। और गुप्त मतदान मतलब हमारा मतदान किसी को भी देखने का अधिकार नहीं है, हम अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल गुप्त रखेंगे, ठीक है। इसलिए लोकसभा जनता का सदन बोला जाता है। दूसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है दोस्तों, लोकसभा में जिस दल के सरकार होते हैं, जैसे लोकसभा में वो सभी दल आते हैं जो कि चुनाव में विजयी होते हैं। जैसे कि मान लो इस बार जैसे बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई, फिर बसपा भी आ गई। ये सभी दल जो अलग अलग राज्यों से जीत के आते हैं, ये सभी दल लोकसभा में इन सभी दलों के सांसद बैठते हैं, है ना। लेकिन जिस दल को बहुमत मिला है, तो इस बार किसको बहुमत मिला है, बीजेपी को। जिस दल को बहुमत मिला है उस दल के सांसदों में से कुछ सांसदों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। देखो, इस बार बीजेपी को बहुमत मिला, तो सबसे पहले तो बीजेपी क्या करेगा कि अपने में से एक व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर देगा, मतलब प्रधानमंत्री बना देगा, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चयन करेगा, मतलब कुछ मंत्रियों का चयन करेगा, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, मानव संसाधन मंत्री, ये सारे जो मंत्री होते हैं ना, इन मंत्रियों का चयन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना। तो ये जो सारे मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी आ गए, इन सबको मिलाकर क्या बनती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों, क्योंकि वह लोकसभा का ही एक भाग होती है, उसी में से तो चुने जाते हैं मंत्री। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से, मतलब
मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री भी लोकसभा के बहुमत दल का ही नेता होता है। ये हमको पता है कि लोकसभा में जिस भी दल का बहुमत होगा उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। यह संसदीय व्यवस्था की परंपरा है। संसदीय व्यवस्था हमने ली कहाँ से है दोस्तों? इंग्लैंड से ली है। और धन विधेयक भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जहाँ उसे राज्यसभा की अपेक्षा वरीयता प्राप्त होती है। ये सारे मुद्दे हमने राज्यसभा में भी पढ़ लिए कि लोकसभा की स्थिति किन तथ्यों में इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो सबसे पहले तो यह जनता का सदन हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए लोकसभा इम्पोर्टेंट हो गई। दूसरा, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी है, जो असली शासन कार्य का संचालन करती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी हो गई? लोकसभा के प्रति। तो यहाँ भी लोकसभा इम्पोर्टेंट हो गई। तीसरा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री स्वयं भी लोकसभा का ही नेता होता है ना, लोकसभा में से ही चुना जाता है, तो यहाँ भी लोकसभा इम्पोर्टेंट हो गई। और चौथा वो धन विधेयक वाला, कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यहाँ भी लोकसभा इम्पोर्टेंट हो गई। अब पढ़ते हैं दोस्तों लोकसभा का पीठासीन अधिकारी। जैसे कि राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी या फिर पीठासीन अधिकारी को ही हम अध्यक्ष बोलते हैं या सभापति बोलते हैं, वो कौन था? उपराष्ट्रपति होता था, है ना। तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यहाँ पे कोई उपराष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ पे लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अधिकारी को अपने में से ही एक सदस्य को अपना देते हैं। ठीक है, देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पीठासीन अधिकारी होता है। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे हम लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। आप बार बार पढ़ते भी होंगे लोकसभा स्पीकर ने ये कहा वो कहा। तो लोकसभा स्पीकर किसको बोलते हैं? जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसे ही लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष मतलब स्पीकर और एक उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो देखो, लोकसभा के सदस्य खुद में से ही, सबसे पहले तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला उन्होंने क्या किया? अपने में से एक प्रधानमंत्री चुन लिया। उसके बाद में लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही एक स्पीकर का चुनाव कर देते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता ही है कि जिस दल की सरकार बनेगी उसी दल का स्पीकर होगा, क्योंकि बहुमत भी तो उसी के पास है। तो बहुमत जिसके पास होगा उस दल का स्पीकर होगा, है ना। तो जिसको इन्होंने एक स्पीकर चुन लिया और एक डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष अपना चुन लिया। अब ये स्पीकर क्या काम करेगा? स्पीकर पीठासीन अधिकारी होने के नाते लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जैसे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कर रहा था, वैसे ही लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तथा बैठक का समय और स्थान निर्धारित करता है। साथ ही सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाज़त देता है, उन्हें बैठने का आदेश भी देता है तथा बैठक के दौरान अनियमितता होने पर बैठक को स्थगित कर सकता है। तो स्पीकर का काम क्या होता है दोस्तों? स्पीकर क्या करेगा? लोकसभा में जो भी बैठकें हो रही हैं उनकी अध्यक्षता करेगा, बैठकों का टाइम डिसाइड करेगा कि किस दिन बैठक बुलाई जाएगी, है ना। स्थान डिसाइड करेगा कि किस स्थान पे बैठक होगी। अब जो सदस्य देखिए कि जैसे कि बजट सत्र वगैरह चलता रहता है तो कि सदस्य खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हें स्पीकर ही तो बोलता है कि आपका समय पूरा हो गया, आप बैठ जाइए। फिर दूसरे सदस्य के नाम की घोषणा करता है कि अब आपका समय आ गया, आप बोलिए, है ना। तो स्पीकर ही सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाज़त देता है और उन्हें बैठने का आदेश देता है। बैठक के दौरान अनियमितता के चलते हुए बैठक को स्थगित भी कर सकता है। अगर लोकसभा में सदस्य बदतमीजी कर रहे हैं, कई बार झगड़ा भी हो जाता है, हमने देखा है, कई बार बहुत ज़्यादा कहासुनी आ जाती है, तो क्या करता है लोकसभा स्पीकर? उस समय बैठक को स्थगित कर देता है। वह बैठक में हो रहे मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन अनुच्छेद 101 के अनुसार समान मत की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। तो मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि किसी भी सदन का अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है। नॉर्मल वे में कभी भी मतदान में भाग नहीं लेगा, जैसे कि उपराष्ट्रपति भी नहीं ले रहा था, है ना। लेकिन क्या होता है जब समान मतदान की स्थिति हो जाती है ना, कि मतलब जैसे कि 300 जने उपस्थित हैं अभी लोकसभा में, और उन्होंने क्या किया कि 150 ने एक हाँ में, जैसे कोई प्रस्ताव लाया गया था, 150 ने हाँ भर दी, 150 ने ना कर दिया, तो समान मतदान हो गया, फैसला नहीं हो पा रहा। तब स्पीकर आएगा बीच में और वो अपना एक पक्ष को या तो हाँ को या ना को अपना मतदान दे देगा, तो उसे कहेंगे निर्णायक मत। तो अपना निर्णायक मत देता है स्पीकर, नॉर्मल मत नहीं देता है, लेकिन समान मत की स्थिति में क्या करता है? निर्णायक मत देता है। स्पीकर कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में
प्रोटेम स्पीकर मतलब अंतरिम अध्यक्ष के सामने वह शपथ ग्रहण कर चुका होता है। तो स्पीकर जब लोकसभा अध्यक्ष बनता है मतलब लोकसभा स्पीकर बनता है तो वह शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं में से तो सदस्य होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका ही तो एक उनमें से ही तो चुना जाता है। तो वो क्या होता है, जब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होते हैं ना, जब सारे सांसद लोकसभा में आते हैं और नई लोकसभा का निर्माण होता है ना, तब वह शपथ ले चुका होता है, तब सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवा चुका होता है ना। तो अलग से जब लोकसभा स्पीकर बनता है तब स्पीकर शपथ नहीं लेता है। और अब आप सोच रहे होंगे प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर दोस्तों जब भी हमारी नई लोकसभा का निर्माण, पुरानी वाली लोकसभा है उसमें से किसी भी एक वरिष्ठ, जो भी संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको चुन लिया जाता है ना। वो लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, क्योंकि जब तक लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव नहीं होता तो वो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। और क्या करता है, जो सदस्य चुन के आते हैं उन्हें शपथ दिलवाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर। अब स्पीकर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा भंग होने के बाद भी वह तब तक पद पर बने रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वैसे तो लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल 5 साल का ही होगा, क्योंकि सरकार 5 साल की होती है, लेकिन जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वह पद पर बना रहता है ना। उसका पद कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। जिस तरह से राष्ट्रपति के पद को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसी तरह से उसके पद को भी कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। आगे है नोट 1952 में भारतीय संसद में यह परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष का चयन प्रतिपक्ष के राजनीतिक दल से ही किया जाता है ना। जो हमारा स्पीकर होता है वो तो कौन से दल का होता है? जिस दल की सरकार है ना। और जो एक विपक्ष का दल होता है, हर दल मतलब जो हमारा द्वितीय वरीयता प्राप्त दल होता है। जैसे दोस्तों कि इस लोकसभा के चुनाव में जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को, है ना। तो कौन सा दल जीत गया? बीजेपी का। अब सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। प्रधानमंत्री किसका होगा? बीजेपी का। अब मान लो दूसरे नंबर पर आया है कांग्रेस, तो कांग्रेस क्या बन जाएगा? विपक्ष की पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस विपक्ष का दल बन जाएगा। वैसे तो ये फिक्स कुछ मतलब होता है कि मतलब इतनी % सीटों में से इतनी % सीटें आना ज़रूरी होता है, उसे ही विपक्ष बोला जाता है। तो मोस्टली जो द्वितीय दल होता है उसके पास इतनी % सीटें होंगी, तो जो विपक्ष का होता है, विपक्षी दल होता है, उसके सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है। ठीक है, ये 1952 से हमारे संसद में परंपरा चली आ रही है। ऐसा हमारे अनुच्छेद में, संविधान में नहीं लिखा गया था कि भाई विपक्ष के दल को ही उपसभापति बनाया जाएगा, लेकिन एक परंपरा बना दी 19 उसकी सरकार है, लेकिन जो उपसभापति होगा वह विपक्ष के दल का होगा। हमारा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर थे, जो कि 1925 में CPI दल के थे। और वर्तमान में डिप्टी स्पीकर थम्बी दुरई हैं। और प्रथम महिला स्पीकर, वर्तमान में डिप्टी स्पीकर थम्बी दुरई नहीं है दोस्तों, वर्तमान के डिप्टी स्पीकर चेंज हो चुके हैं। और वर्तमान में जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला राजस्थान के हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय महत्व के पद पर जाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वर्तमान में जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, तो वो राजस्थान के सांसद हैं, राजस्थान से सांसद चुने गए हैं ना। ठीक है, तो आपको ओम बिरला का नाम याद रखना है। और वर्तमान में डिप्टी स्पीकर कौन है ये भी मुझे अभी पता नहीं है, जब मैं आपको करंट पढ़ाऊंगी तब उसमें ये चीज़ आपको कवर करवा दूंगी। लेकिन पहली महिला कुमारी ही बनी हुई है। अब स्पीकर की मुख्य भूमिका और कार्य क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, जिन भी तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि मैं दिन में 3-4 वीडियो और आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।